नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर सूर्य बालाजी की एक कहानी निर्वासित लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं निर्वासित। झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और कैंजूरियन के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब और बल्कि मनुष्यत से भर जाता है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती हुई सूखी हरहराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रही। सब कुछ उजाड़ और वीरान, माहौल की मनुष्यत से उदासी और गहरा गई। और फिर ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों, महीनों और सालों, बहुत पहले भी जेठ वैसाखी दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदासी और सपाट नहीं लगती थी। या यूँ कहें कि इतना वक्त ही किसे था। बच्चे छोटे थे, सारा समय उनके पीछे भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता। पलके दो घड़ी झपकने को तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगला कुएं की कहानी कहते कहते वो खुद सो जाती और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसका कर दबे पांव तपती दोपहरी में खिसक जाता। पता तब चलता जब मेहरी उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही, झज्जर भरना, बाबूजी के लिए सौंफ, इलायची और काली मिर्ची की ठंडाई पीसना। वो पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। एक दो पाठ गुनगुनाए। थोड़ी देर बीती। उठी, लू के थपेड़ों से अग्नि पर सूखती अपनी साड़ी और जम्पर उठा लाई। उन्हें धीमे धीमे तय करती रही। तय करके रैंक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई। जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में चौंक कर आंख खुली तो लगा काफी दोपहर कट चुकी है। 4 तो जरूर बज गए होंगे, उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे लुढ़के हुए थे। कूलर की घर घर से सारे घर की खामोशी को मथ रही थी। दबे पांव बैठक की ओर गई। आराम कुर्सी पर वह ऊंद रहे थे। एक किताब हाथ के सहारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसक आया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रखी और चश्मा उतारने ही लगी थी कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? नहीं, थोड़ा सी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है ना, नींद खुल गई। थोड़ा ठहर कर पूछा, जगा दिया तुम्हें? नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। शरबत लाऊं क्या बनाकर, पियोगे? शरबत? नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो, तब तक राजन और बहू भी जग जाएंगे। वह दबे पांव रसोई की ओर गई। स्टोव में तेल नहीं था। बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज सुनकर कौन है कहती रीमा रसोई तक चली आई। वह अपराधीन सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े सुखा रही थी। ओह माँ जी, आप? उन्होंने खिसकियाती हंसी हंसते हुए कहा। मन में आया जरा चाय बना दूं, तुम्हारे बाबूजी भी जग गए। सोचा तब बनेगी तो तुम दोनों भी जग जाओगे। ओह, इतनी दोपहर में चाय कौन पिएगा? जरा शाम तो होने देती, फिर जमुना आकर बनाता ही है। आप बेकारी में तकलीफ क्यों करने लगी? 4 से ऊपर हो रहे हैं। मन भी उचाट था, बस धीमे स्वर में बोली। खूब, तो आप चाय बनाने लगे? उसने केवल हंसकर कहा था। वह भी बुरा लगने लायक कुछ भी नहीं, पर उनका मन रोने रोने सा होने लगा। कमरे में राजन शायद पूछ रहा था। बहू फपक कर हंसती हुई उसे बता रही थी, माँ जी है ना, जाने इतनी दोपहर में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी। और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं है। बोतल लुढ़क गई, मिट्टी का तेल गिर गया। तो उसे समझा दो ना, अगर चाय जल्दी पीना चाहती हूँ तो जमुना को कह दो, जल्दी आ जाया करे। लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ? उनके जाने से तो काम उल्टा बढ़ जाता है। पर ये बूढ़े बूढ़े लोग, उनकी आंखें भर भर आ गई। अभी तो यहाँ आने से पहले तक सारा काम वही संभालती थी। बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना तक बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की। अब मुझसे काम ठीक से नहीं होता। दाल सब्जी में भी न जाने कभी ज्यादा न नमक हुआ न पानी, जमुना की तरह। सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया। बैठक की ओर बढ़ी कि कानों में राजन और बहू के खिलखिलाने की आवाज आई। वो झेप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजन का धीमा स्वर उनके कानों में पड़ा।
प्रेम शेम कुछ भी नहीं है, अकेली बोर फील करती होंगी ना तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती है। वाह, जैसे मैंने देखा ना हो। माँ जी के मना करने पर पिताजी अपने कपड़े खुद धोते हैं, चाय की खाली प्याली उनके मांगने पर भी किचन में खुद रखते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाई कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आऊं। उनका बस चले तो बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हुई। चाय की खाली प्याली रखकर वह चुपचाप सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से माँ जी के बारे में पूछे, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुके हुए अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 साल में। रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही वे यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीना भेजने के बाद अचानक राजन का पत्र मिला था। उसमें उसके अकेले उतनी दूर रहते माँ बापू को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात लिखी थी। वैसे किराए की बात गौण थी, मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है या हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूर से समय कुसमय पहुंचना भी मुश्किल है, सरकारी नौकरी ठहरी। आस पड़ोस वालों ने भी कहा, ठीक ही लिखा है, अब ये उम्र आराम की है। यहाँ तो सौदा सुलूफ और जो थोड़ा बहुत राशन लगता है वो बाबूजी खुद लाते हैं। वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अर्दली हाथ बांधे खड़े रहते हैं। बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई, कभी ऊंचे बोल नहीं सुने। राज करोगी राजन की मान। अफसरों की पुलाव पकौड़ी से नीचे बात नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे। लेकिन मुंह फट बूढ़ी दरोगानी ने कहा, सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ। वहां तो अफसरी कायदे से रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ आराम तो हो गई। फिर बुलाने पर न जाए तो भी। इन दोनों ने भी खुद भी साथ साथ और अलग अलग बहुत कुछ सोचा था। घर छोड़ने की बात से दोनों के मन में हुक सी उठती थी, पर तर्क सभी अकाट्य थे और सचमुच बहू का स्वभाव परखा हुआ था। और फिर स्वतंत्रता कैसी, हिचक कैसी, अपनी ही कोख से जनी औलाद है, उन्हें तो 4 बात कह भी दे तो जबान नहीं खोलेंगे, लाख अफसर हो, माँ बाप के सामने तो बच्चे ही हैं। रिजर्वेशन हो गया। आंगन में आकर वे बोले थे तो जैसे किसी ने कलेजे पर हथौड़ा मारा। सामान बंधने लगा, चीजें बटने लगी, सिलबट्टे, सूप चलनी, अलमारी, कद्दूकस, जन्माष्टमी में बजने वाला घंटा घड़ियाल, कृष्ण जन्म के झूले, रामनवमी पर पूजा किया जाने वाला तुलसी का चोरा। कुछ नहीं ले जाना है, राजन ने लिखा है, अम्मा से कहिए सब कुछ न उठा लाए, यहाँ उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। सचमुच छोड़ दिया सब कुछ। रामेश्वर से लाया तीर्थ का तांबे का लोटा भर धीमे से रख लिया। घंटा घड़ियाल कन्हैया का पालना बस। बाबूजी ने भी देखा पर मना नहीं किया। आखिर उनका भी तो बहुत कुछ जुड़ा है इस लोटे और पालने के साथ। कैसे वे दोनों साथ साथ नहाए थे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर जो कुछ उनसे भरपूर दिया था उसके लिए गदगद स्वर में कृतज्ञता अर्पित की थी। रामेश्वर जाने के 2 महीने पहले ही छोटे रणधीर की नौकरी लगी थी। स्टेशन पर राजन खुद आया था लेने के लिए 2 चपरासियों के साथ। प्लेटफॉर्म पर बैठे थैले बंडल और गठरियों को देखकर एक बार तो खींचा, फिर परेशान सा संयत स्वर में बोला, आपको मना किया था बाबूजी, तो भी आप नहीं समझे। अम्मा को आप मना कर सकते थे, 100 बरस पुरानी सड़ी गली चीजों का भला क्या होगा यहाँ। वह झेप कर हंसे थे। अरे भाई क्या बताऊं, इन औरतों को तो तुम जानते ही हो। इतना मना किया पर अब समझ नहीं सकी। खैर एक तरफ रख दी जाएंगी। चपरासी ने उनका कमरा बताया, पर सामान खुलने लगा तो बहू ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ओ माँ जी, नौकर देखेंगे तो क्या कहेंगे। इससे पहले यहाँ जितने साहब आए सब अंग्रेज या एंग्लो इंडियन थे। वह हक्की बक्की टुकुर टुकुर देखती रही। रीमा जल्दी से रामेश्वर वाला लोटा छुपा आई। वो उसे मना नहीं कर पाई। वाह भाई, माँ जी तो चलता फिरता म्यूजियम ले आई है, रीमा ने हंसकर फिकरा कसा था। पूरी की पूरी गठरी टाट पर रख दी गई, सो भी स्टोर वाले पर कि कोई उतार न सके। 2-1 बार उन्होंने उसके बारे में पूछा, फिर चुप हो गई। तभी उन्हें लगा जानबूझकर उन्होंने घर पर जितना कुछ छोड़ा था अनजाने में उससे कहीं ज्यादा छूट गया है, जो जीवन भर शायद नहीं मिलेगा। बाबूजी शायद ज्यादा साहसी थे।
आस पड़ोस में मन रमाने की कोशिश करते, सुबह सुबह छड़ी लेकर घूमने निकल जाते, समय मिलता तो माँ जी को बुलंद आवाज में बुलाते, क्या कर रही हो? अब यहाँ तुम्हें कौन सा काम का बहाना है, चलो पाठ करते हैं। एक आध बार शुरू में उन्होंने राजन को भी अधिकार भरे स्वर में बुलाने की कोशिश की, पर राजन ने एक अजीब से बड़प्पन भरी हंसी हंसकर टाल दिया। आप कीजिए, मुझे तो अभी मीटिंग में जाना है, देखिए फिर मेरे लिए बहुत समय पड़ा है पूजा पाठ के लिए। एक दिन बहू ने बड़े मीठे ढंग से आकर समझाया, माँ जी जरा बाबूजी से कहिए ना इतनी जोर से पाठ न किया करे। वहाँ घर की बात और थी, यहाँ सब ऑफिसर्स हैं, और फिर भगवान तो सब जगह है। देखिए ना, कबीरदास जी ने भी कहा है, ता चढ़िया मुल्ला बांग दे तो का बहरा हुआ खुदाए। आप और बाबूजी मन मन में पूजा कर लीजिए, ये गुस्सा होते हैं। वह बहू के दर्शन ज्ञान और अकाटे तर्क के सामने निरुत्तर हो गई। पूरा आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने आश्वासन दिया, भविष्य में वे दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे। अकेले में स्वयं को भी समझाया, ठीक ही तो कहती है, इन लोगों को तो कोई उज्र नहीं है, पर जाने अनजाने जरूर लोग हंसते होंगे। कहा भी है ना, जैसा देश वैसा भेष। मन और भी हल्का हो गया जब देखा राजन पिताजी के साथ लोन में चाय पी रहा है और घर जायदाद वगैरह के बारे में सलाह ले रहा है। चाय खत्म कर उठते उठते राजन ने जरा झिझकते हुए नपे तुले स्वर में कहा, बाबूजी शाम को मेरे दोस्त वगैरह आते हैं ना, तो प्लीज़ आप अंदर आ जाया कीजिए। असल में उन्हें ड्रिंक्स वगैरह चाहिए होती है, स्मोक भी करना चाहते हैं। आप बुजुर्ग ठहरे, आपके सामने झिझकते हैं। और जल्दी जल्दी उनके चेहरे पर आई प्रतिक्रिया को देखे बिना ही जमुना को आवाज़ दी, कार साफ करो, फौरन बाहर जाना है। माँ जी हम बाहर जा रहे हैं। जमुना बेबी को घुमाकर लौटे तो दूध दिलवा देगी, बस खाना हम बाहर ही खाएंगे। और कार सर करती जा चुकी। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखती रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लॉन में सिर झुकाए बैठे थे। वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब उलटते पलटते रहे। कौन सी पोथी है? नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली है। किसी सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्पष्ट ध्वनि गूंजी हो, उसके रेशे रेशे चारों तरफ बिखर गए हों, ऐसे ही उन दोनों के एहसासों में एक साथ कुछ बिखरा। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकदम सहज होकर बोली, क्या बनाऊं? कटहल बनाती हूँ आज, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ना ना, अब नहीं पचती, तो बस खीर और सादी सब्जी। खीर नहीं, जब बहू और राजन रहे तब बनाना। शब्द थोड़े थे पर अर्थ बहुत गहरे और विस्तृत। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे पांचवें हाथ की बनी मोटी रोटी और आलू बैंगन की सब्जी। बहुत खुश होते तो मखाने की खीर। बाद में 2 रोटियां अपने लिए उलटकर उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वे हाथ धोकर आ जाते। शाम वैसे ही गुमसुम सी बीती। अंधेरे होने पर मन में घुमड़ा हुआ कुछ और गहरा हो गया। एकाएक उनके पास आकर खड़ी हो गई। अटकती आवाज में कह गई, सालों हो गए, एक बार घर चले ना। घर? उनकी आंखों में एक चमक आई, बुझ सी गई। वह तो पूरा किराए पर उठा दिया ना। क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, कुछ दिनों से घर छूट गया ना बस। लेकिन कुछ दिनों को चलने से फायदा? हाँ, एक गहरी उच्छ्वास उस खामोशी में उतरती गई। क्या फायदा? सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला। 10 बजे स्टेशन पर राजन उसे लेकर लौटा। पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक जरा झुका और हंसते हुए बोला, अच्छी तो हो ना अम्मा? चलो, भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफी बार तुमने हल्का कर दिया होगा। वह जोर से हो हो करके हंसते हुए बताने लगा, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है, साफ साफ करते जबान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपड़ासी तक की अकड़ देखने को लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी पर गया है, फिर भी 2-4 दिन भर उत्साह भरे वे बोलते रहे। राजन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाट है, अंदर ठाले हैं। अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ मिलते हैं, कड़ी नजर रखते हैं कस्टमर पर। सरकारी नौकरी में तो सब छोटे ओहदे पर ही फायदा है। ऊपरी ठाट और अंदरूनी हालात में कितना फर्क है तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये देखो, बेबी को कुछ सालों के बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था, पर दम ही नहीं है। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजन ने रोका, बैठो बातें करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुक कर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, आप लोग भी चाहें तो बैठ सकते हैं बाबूजी। उन्होंने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब बातें करो, आज काफ़ी थकावट महसूस हो रही। एक झूठी जमाई लेकर वह उठ आए।
पीछे पीछे वह भी आ गई। दोनों को एक साथ लगा। शेष तीनों ने एक राहत भरी मुक्ति की सांस ली। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए वह सोच रही थी, नींद तो अभी घंटों नहीं आएगी, तब तक क्या करेगी? क्यों न बाबूजी को ही कमरे में बुला ले, थोड़ी देर बैठे फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते देखकर टोका, अभी सोओगे? नहीं तो बैठो ना कमरे में। कमरे में नहीं, चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, थक भी गया हूँ। इस समय कमरे में बैठना? चलूँ जरा, आज अखबार भी ठीक से नहीं पढ़ा। सब कुछ कहा अनकहा, रात काफ़ी हो गई। फिर भी ये ऐसा प्रस्ताव रख दिया कि बाबूजी के सामने। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटे के पास में थकान का बहाना करके आना और फिर घुल मिलकर बतियाना। एक दिन बहू राजन से खिलखिला कर कह रही थी, पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुले हैं। आज उन्हें शिमला पैक्ट के फायदे और नुकसान समझा रहे थे। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजन ने मुस्कुरा कर कहा। ऑब्जेक्शन? छी छी, मुझे तो लगता है सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। अभी देखो ना, नाउ शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन पिताजी को चैन कहा, जब भी मौका मिलेगा। कमजोरी लगती हो तो ताकत की दवा ले आऊं? घबराहट के लिए कौन सी होम्योपैथी दवा दी थी डॉक्टर बैनर्जी ने? माँ जी निहाल हो जाती है। फिर बूहों की कमान चढ़ाती हुई राजन से बोले, सच तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा? कुछ नहीं। शैतान की बच्ची। राजन एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ता। एक दो दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्होंने तबीयत का हाल पूछा तो वह एकदम चिढ़ पड़ी। स्तंभ वे अपलक देखते रहे चुपचाप। वह लेटी आंखों पर कोहनी रखकर रोती रही। आखिर उनका कसूर क्या था? क्यों चिड़चिड़ाई उन पर? काफी रात कहे, उनकी गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े। तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय यह राम तीर्थ ग्रंथावली पढ़ते समय एक आध झपकी आई हो तो भी तीनों के ठहाके और खिलखिलाहट से उचट गई। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू कर दिया। यह उसकी बचपन की आदत थी। राजन की तरह गंभीर नहीं था, हमेशा से चिलबिल्ला। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डॉल छीनकर उसे रुलाता, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश करता, कभी जब वह भाभी को छुपकर देखने गया था उसके मनोरंजक प्रसंग सुनाता। कोई नहीं मिलता तो जमुना से ही उसकी शादी के बाबत जानकारी लेता। जमुना सुन, तू हनीमून पर जरूर जाना, खर्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना झेपता शर्माता ट्रे उठाकर चला गया। वो पूजा कर रही थी। तब भी ड्राइंग रूम से आते ठहाके उसे कुलबुलाते जाते, विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी मुक्त हंसी घुली मिली। पूजा करते हुए भी मन उनकी ओर ही था। वह ज्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे। दोनों बेटों की बातें खूब रस लेकर सुन रहे थे। राजन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुनकर उनका मन पुलकित हो उठा। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा करने लगे। जब स्कूल से टीम जीतकर आने पर दोनों खेल की बातें बताते और पिता को निहाल कर देते। वह प्रसन्न होकर कहते, शाबाश मेरे शेरों। फिर ठहाका थम गए। सब शांत हो गया। राजन ऑफिस चला गया। काफी देर बाद वह कमरे में आए तो मुस्कुरा दिए। आज तो बड़े ठट्टे हो रहे थे बेटों के साथ। उन्होंने जैसे सुना ना हो ऐसे स्थिर दृष्टि से उन्होंने देखा। फिर एक एक शब्द रुकते हुए खिड़की की ओर बाहर देखते हुए कहने लगे, सुनो, मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ। कब? एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी। कितने दिनों के लिए? कल। वही रहने के लिए उनके साथ। भय आक्रांत सी वह एकदम पूछ बैठी, क्यों? लगा यह सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर आकर गिर पड़ा हो। उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया। कठोर संयम से उन्होंने आवेग की रास खींच ली। कुछ नहीं, यूं ही काफी दिन हो गए ना, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए। मुझे भी तो यहाँ रहते हुए वह निरुत्तर असहाय सी होती जा रही। गले में बहुत कुछ गटकते हुए धीमे धीमे बोले, मैं आ जाऊंगा तब तुम चली जाओगी। फिर दोनों एकदम चुप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पथरा कर किसी एक ही दिशा में टिक गई हो। उन आंखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता था, हमारा अपराध? पहले वह भी संभले। अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ये ठीक नहीं लगता ना? ठीक ही है, सोचा दोनों ने। अभी यहाँ बेबी छोटी है, तुम यहाँ रहोगी। 7-8 महीने बाद छोटे की डिलीवरी होगी, फिर तुम वहाँ चली जाओगी और छोटे के पास, और मैं यहाँ। तो चलूँ? तुम जरा मेरे कमीज़ें वगैरह।
थोड़ी देर के बाद वह अखबार लिए फिर सामने खड़े थे। यही कहने आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना, जो हम हरिद्वार से लाए थे। जरा टहल आओ ना, बस यही कहना था। लेकिन वह कुछ न कह सकी। यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी का सिरा पकड़े खड़े रहे। कांपती उंगलियों से कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में ब्रांडविद क्रोध युगल की मूक पीड़ा, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा के अथाह लहरियों में बह चला था। अंत में आप सब लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।